गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो कंसेप्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में देखा है और आज जो है हम एक नए कंसेप्ट को ले रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और अगेन आपका स्वागत है आप नए कंसेप्ट के साथ जो आपको हेल्प करेगा आपके नए कंसेप्ट के लिए। चलिए, आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं किसके लिए? आज करने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए। आज कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है? क्योंकि अभी तक हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में हेल्पफुल होने वाले जो टूल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी हमने देख लिया है, डीएनए लाइगेज के बारे में दिखा है और इसके अलावा लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम, इनके फंक्शन के बारे में भी देखा है। आज जो है हमारा लास्ट टूल है जिसका नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट क्या होता है, ये कैसे यूटिलाइज होता है एक रिकॉम्बिनेंट की प्रोसेस में और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन बातों को आज थोड़ा हम समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, कोई बच्चा है जो घर में एंट्री लेना चाहता है लेकिन वो इंटर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पर जो दरवाजा है, जो डोर है, वो लॉक है। वो लॉक है, वो इसलिए वो बच्चा वहां पर एंट्री नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो बच्चा है उसको अलाउड नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? नॉट अलाउड। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि अलाउड क्यों नहीं जा रहा है। बिकॉज जो गेट है वो गेट क्या है? वो लॉक है। गेट क्या है? लॉक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, यहां पर आप देखेंगे बच्चा इंटर कर पा रहा है क्योंकि डोर जो है वो ओपन है। जो डोर है, गेट जो है वो क्या है? ओपन है। अब क्वेश्चन ये है कि गेट ओपन क्यों है? क्योंकि यहां पर जो लॉक लगा हुआ था गेट पर वो ऑलरेडी क्या है? ओपन है। तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है? यहां पर बच्चे को क्या किया जा रहा है? अलाउ किया जा रहा है इंटर होने के लिए। अलाउड किया जा रहा है इंटर होने के लिए। तो आपको यहां तक की बात समझ में आई। अब क्वेश्चन आपको यह समझना चाहिए कि ये जो गेट था, ये गेट कैसा था? लॉक था, लेकिन ये ओपन हुआ। तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसी मशीनरी काम की जिसने इस क्लोज डोर को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। इसका मतलब ये डोर क्या था? अनेबल था। ये डोर एबल नहीं था इस बच्चे के एंट्री के लिए, लेकिन हमारे पास क्या थी? उसकी की थी और की हेल्प से हमने क्या कर दिया? लॉक को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। इस लॉक के ओपन होने से क्या हुआ? ये बच्चे को क्या हो गई? एंट्री आसानी से मिल गई। इसका मतलब ये की नहीं होती तो ये डोर ओपन नहीं होता। इसका मतलब हमने क्या किया? क्लोज डोर में की हेल्प से क्या किया? कुछ मॉडिफिकेशंस किए, मॉडिफिकेशन किया, या हम बोल सकते हैं कुछ चेंजेस किया। इस चेंजेस की हेल्प से इस डोर के अंदर एंट्री लेने से बच्चे को परमिशन मिल गई। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई थी कि ये कैसी कंडीशन थी? ये कैसी कंडीशन थी? ये कॉम्पिटेंट होस्ट जैसी कंडीशन नहीं थी क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा था। अब ये क्या बन चुका है? कॉम्पिटेंट होस्ट बन चुका है। मतलब इस बच्चे को एक्सेप्ट कर पा रहा है, ये बच्चे को अलाउ कर रहा है। तो वैसे वैसे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जैसे हमारे पास ये प्लाज्मिड है, ये क्या है हमारे पास? ये है प्लाज्मिड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे कोई डिजायर प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो हमारे पास बन गया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? आरडीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडीएनए। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए लाइगेज की हेल्प की, एंजाइम की हेल्प से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया और ये बन गया हमारा आरडीएनए। अब क्वेश्चन है कि ये बैक्टीरिया जो है ये क्या है हमारे पास? ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हमको प्लाज्मिड को ट्रांसफर करना है, क्योंकि तभी तो जाके हमको इसकी क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। मल्टीप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया हमको इसकी कॉपी बना के देगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या ये बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या आप देख रहे हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्या बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी इस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेने के लिए इस
प्लाज्मिड को। यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री दे पा रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्पिटेंट होस्ट है, इसके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है इसको एक्सेप्ट करने की। लेकिन ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कैसी कंडीशन हो गई कि अभी ये बैक्टीरिया की सेल उसको अलाउ नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर हम कुछ करेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अलाउ नहीं कर रही है तो हम कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे ताकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर दे? ओके कर दे किसको? इस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो चुका है? मॉडिफिकेशन हो चुका है, हो चुका है मॉडिफिकेशन यहां पर। तो इसके कारण क्या हो चुका है? वो प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन होने से ये सेल कैसी बन गई? ये कैसी सेल बन गई? ये बन गई कॉम्पिटेंट सेल। कैसी बन गई? कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू टेक अप आरडीएनए। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अब बैक्टीरिया क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके क्या बना के देगा? कॉपीज बना के देगा। क्या बना के देगा? कॉपीज बना देगा, जिससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमको लार्ज संख्या में मिल जाएगा, लार्ज नंबर में हमको मिल जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? किस तरह से एक होस्ट यदि अलाउ करेगा तो ही उसकी कॉपी बन पाएगी। यदि होस्ट में वो इंटर ही नहीं कर पाया, यदि होस्ट के अंदर ये इंटर नहीं कर पाया, तो नो कॉपीज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी बन ही नहीं पाएगी। नो कॉपीज फॉर्म। लेकिन यदि अलाउ कर दिया तो कॉपी विल फॉर्म। ये आपको बात याद रखना है। तो यहां तक की बात आपको यदि समझ में आई, चले आगे बढ़ते। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है? ऐसी सेल की बात कर रहे हैं, ऐसी सेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये प्लाज्मिड जो है एंट्री ले पाए। ये कैसी सेल है? ये कैसी सेल है? कॉम्पिटेंट सेल है। कैसी सेल है? कॉम्पिटेंट सेल है। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है? ये क्या है? ये कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है? ये सेल क्या कर रही है? इसके पास क्या है? एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है टू टेक अप आरडीएनए। आपको ये बात समझ में आई? ये आरडीएनए इसके अंदर आ सकता है, ये उसकी क्वालिटी है, एबिलिटी है, इसलिए हम उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं। तो हमने क्या किया? इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या कर दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया? प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या कर दिया? उसे प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया? प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया आरडीएनए। क्या बन गया? हमारा आरडीएनए बन गया। ये क्या बन गया? आरडीएनए बन गया। अब ये आरडीएनए क्या करेगा? ये आरडीएनए करेगा विच देन फर्दर इंट्रोड्यूस इनटू दी होस्ट, जिसको होस्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या है हमारा? ये बैक्टीरिया क्या है? होस्ट है। तो ये होस्ट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया की सेल इसको इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। बट बैक्टीरियल सेल कैन नॉट, मैं बोल सकता हूं, कैन नॉट टेक अप bacterial cell take up this rDNA, but bacterial cell cannot take up this rDNA. क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? बिकॉज मेम्ब्रेन
रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज डीएनए। आपको याद रखना है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसको क्या कर दिया जा रहा है, रिपेल कर दिया जाता है। अब देखिए प्लाज्मिड को रिपेल कर दिया जा रहा है, पर हमको उसको इंटर इंटर करवाना है। यदि इंटर नहीं हो पाया तो हमको मल्टीपल कॉपीज नहीं मिल पाएगी। तो अब हमको जबरदस्ती, हमको बाय फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, बाय फोर्स हमको इस प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा, इंटर इंटर करना पड़ेगा। मतलब हमको फोर्सफुली एंट्री करवाना पड़ेगी। फोर्सफुली हमको क्या करना पड़ेगी, एंट्री करवाना पड़ेगी। फोर्सफुली हमको क्या करवाना पड़ेगी, एंट्री कराना पड़ेगा। मतलब यहां पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके इसको एंट्री मिल पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरडीएनए जो है हैंस रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम, और मैं बोल सकता हूं होस्ट। होस्ट के अंदर उसको क्या करवाना पड़ेगा, इंटर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी कॉपी नहीं मिल पाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बैक्टीरिया क्या है, होस्ट है, और होस्ट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके हमको कॉपी मिल पाएगी। चलिए अब इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू, जो हमारा आरडीएनए है उनको इंसर्ट करना है। तो बैक्टीरियल सेल जो है, अब यहां पर देखिए ये आरडीएनए हमारा, ये क्या है, ये हमारा आरडीएनए है। अब इस आरडीएनए को हमने क्या कर दिया इस बैक्टीरिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसी सेल हो गई, कॉम्पिटेंट सेल है। कॉम्पिटेंट सेल क्या करेगी, प्लाज्मिड को क्या करेगी, अलाउ करेगी। चलिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये आरडीएनए जो है इसको अलाउ कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट मतलब ये एबल है इस आरडीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। अब जैसे ही आरडीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर पा रहा है, अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया की सेल क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी, और मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो एक था, अब उसकी कॉपी कितनी बन जाएगी, 2 कॉपी बन जाएगी। इसका मतलब इस तरह से हमको लार्ज नंबर में कॉपी मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी, जब इस आरडीएनए को होस्ट के अंदर क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो सेल्स दैट कैन टेक अप द सेल्स दैट कैन टेकअप। अब टेकअप का मतलब क्या हुआ, यहां पर टेकअप द फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट सेल। क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट सेल कहेंगे। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या हुआ, ऐसी सेल जिसके अंदर क्या है, एबिलिटी है, ऐसी सेल जिसके अंदर एबिलिटी है इस फॉरेन डीएनए को टेकअप करने की। और ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंस कहेंगे। ये कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस एबिलिटी है किसकी, सेल की। एबिलिटी है किसकी, सेल की। तो सेल की एबिलिटी कॉम्पिटेंस कहलाएगी, और सेल क्या कहलाएगा, कॉम्पिटेंट सेल कहलाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जैसे ही हमने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल के अंदर, तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी, कॉम्पिटेंट सेल कहलाएगी। और ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सेल जो है, जिसको कॉम्पिटेंट सेल कहा है, ये सेल क्या कर रही है, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एक्सेप्ट कर पा रही है। यहां तक की बात समझ में आई। तो कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है, कॉम्पिटेंट सेल बोले, कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो एनिमल सेल हो सकती है, वो प्लांट सेल हो सकती है, या कोई ईस्ट हो सकती है। जो क्या करें, जिसके पास एबिलिटी हो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने की, उसको, जो कोई प्लाज्मिड भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको आसानी से अपने अंदर अलाउ कर दे, जिसके कारण
जिसके कारण क्या होगा, वो रेप्लिकेट होगा, एक्सप्रेस हो पाएगा। तो रेप्लिकेशन तभी होगा जब उसको क्या मिल पाएगी, एंट्री मिल पाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये एंट्री नहीं मिलेगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है मेथड टू मेक कॉम्पिटेंट सेल। एक सेल जो डीएनए को अपटेक नहीं कर पा रही है, उसको एंट्री नहीं दे पा रही है, तो क्या हम उसको फोर्सफुली ऐसा बना सकते हैं जिससे वो जो कॉम्पिटेंट सेल नहीं थी अब वो कॉम्पिटेंट सेल बन जाए? जैसे दरवाजा ओपन नहीं था तो दरवाजा ओपन हो गया, वो कैसे हुआ? एक की हेल्प से। तो की ने क्या किया, कुछ लॉक के अंदर मॉडिफिकेशन किया जिसके कारण वो दरवाजा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ऐसे कैसे एक सेल जो है, जो किसी आरडीएनए को वो अलाउ नहीं कर रहा है, एंट्री नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब मैं कुछ ऐसा चेंजेस करूं जिसके कारण वो आरडीएनए उस सेल के अंदर चले जाए। तो हमारे पास जीन ट्रांसफर करने की दो मेथड है। पहली मेथड है कौन सी? इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि काम यहां पर डायरेक्टली नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब यह है कि यहां पर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, किसी न किसी फैसिलिटी का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब यह डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं लिखा, यहां इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब किसी की हेल्प से लिया जा रहा है। यहां पर इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, किसी की हेल्प से किया जा रहा है, हेल्प ली जा रही है। वो हेल्प कौन कर रहा है? वो है वेक्टर। वेक्टर की हेल्प से क्या हो रहा है, जीन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको? वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्या कहेंगे? वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्यों कह रहे हैं वेक्टर मेडिएटेड? क्योंकि इनडायरेक्ट हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? वेक्टर की हेल्प से हो रहा है। तो इनडायरेक्टली मतलब जब तक वेक्टर में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे तब तक वो एंट्री नहीं ले पाएगा। दूसरी तरफ देखिए, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, इसका मतलब हम यहां पर क्या नहीं यूज कर रहे हैं, वेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं। नो यूज ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं हम वेक्टरलेस, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर क्या कहेंगे? वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। क्या कहेंगे? वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो वेक्टरलेस जो जीन ट्रांसफर की मेथड होती है वो हम कौन कौन सी देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एक माइक्रो इंजेक्शन जो कि एनिमल्स के लिए यूज होता है, एक होती है जीन गन मेथड जो कि किसके लिए यूज होती है, प्लांट के लिए यूज होती है, और इसके अलावा एक मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। ये तीनों कैसी मेथड है? फिजिकल मेथड है। इसके अलावा कई सारे केमिकल भी होते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जीन का ट्रांसफर करवा सकते हो। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया कि प्लांट कोई भी सेल हो, सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करना है तो जीन ट्रांसफर की कितनी मेथड होगी हमारे पास? दो। एक होगा इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, दूसरा होगा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, और इसके अलावा भी कई सारी केमिकल मेथड्स होती है, जैसे होता है पेज। इसके अलावा क्या होता है? केमिकल मेथड भी होती है। क्या होती है? केमिकल मेथड। इसके अलावा क्या होती है? केमिकल मेथड। कैसी होती है? केमिकल मेथड, जिसमें आता है पीईजी। क्या होगा? पीईजी। ये पीईजी मेथड क्या होती है? ये फॉस्फोइथाइलिन ग्लाइकोल होता है जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, फॉस्फोइथाइल ग्लाइकोल होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, जीन को सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारी मेथड को हमको वन बाय वन डिस्कस करना है जिससे जीन का ट्रांसफर आसानी से हो सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इनडायरेक्ट। देखिए आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक
फोबिक होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होता है। डीएनए पर क्या होता है? डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या है? आरडीएनए है। आरडीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण ये एंट्री नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये आरडीएनए को मैंने ट्रीटमेंट दिया। मैंने क्या किया? इस आरडीएनए को कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड या डाइवेलेंट जो केटायंस होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या डाइवेलेंट को केटायन, मैं क्या लिख सकता हूं? डाइवेलेंट केटायन। डाइवेलेंट केटायन जैसे कैल्शियम आयंस जो होते हैं, इनसे ट्रीट करता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये डाइवेलेंट केटायन है। ये डाइवेलेंट केटायन की हेल्प से क्या कर रहा हूं मैं? ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा हूं। तो ये करते क्या है? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड है वो आसानी से क्या कर पाएगा? इंटर कर पाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट में आया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है, ये आरडीएनए है जो इंटर नहीं कर पा रहा है। अब हम क्या करेंगे? डाइवेलेंट केटायन कैल्शियम आयन जिनकी बात करते हैं, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है इन्वायरमेंट को, जिसके कारण ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये आसानी से क्या कर पाता है? इंटर कर पाता है। ये आसानी से क्या कर लेगा? एंट्री ले लेगा। कहां पर? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल के न्यूक्लियस में जाकर क्या कर देगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये कैल्शियम आयन जैसे ही हमने अप्लाई करवाया, उसके बाद हम क्या करते हैं? हीट शॉक जो होती है उसका, हीट शॉक जो मेथड होती है उसका यूटिलाइज करते हैं। हीट शॉक में क्या होता है? जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड डाइवेलेंट केटायन का यूटिलाइज करवाया, सेल न्यूट्रलाइज हो गई, और यहां से इन सेल के अंदर आरडीएनए का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। लेकिन इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? हीट शॉक देना पड़ता है। अब ये हीट शॉक में होता क्या है? हीट शॉक में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सेल और बैक्टीरिया को, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेल है, सेल और जो बैक्टीरिया है उसको 3 ट्रीटमेंट देते हैं। इन तीनों ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको आइस में रखते हैं। किस में रखेंगे? आइस में। आइस में रखेंगे। आइस में रखने के बाद, आइस में रखने के बाद उसको क्या करेंगे? आइस में रखने के बाद उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 42 डिग्री सेल्सियस पर। अगेन फिर हम क्या करेंगे? उसको आइस में रखेंगे। इसका मतलब क्या है? आइस में रखा, इसका मतलब क्या है कि हमने पहले उसका उसका टेम्परेचर डाउन किया ताकि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बना रहे, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनी रहे। फिर हमने उसको हीट शॉक दिया, 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया। फिर उसके बाद क्या किया? हमने उसको आइस में रखा। तो इस टाइप से क्या हुआ? आइस और हीट का ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ? सेल की मेम्ब्रेन कैसी हो गई? कमजोर हो गई, जिसके कारण हमारी जो आरडीएनए था वो आसानी से क्या हो गया? सेल के अंदर जाकर इंटीग्रेट हो गया। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये केटायंस है, ये डाइवेलेंट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा आरडीएनए है। ये हमारा आरडीएनए है जो न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ इन्वायरमेंट कैसा हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। कैसा इन्वायरमेंट हो गया? न्यूट्रलाइज इन्वायरमेंट हो गया। ये कैसा इन्वायरमेंट हो गया? कैसा इन्वायरमेंट हो गया? यहाँ पर न्यूट्रलाइज इन्वायरमेंट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैल्शियम आयन के कारण ये कौन है? CaCl2 है या डाइवेलेंट है, केटायन है। ये केटायन क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज इन्वायरमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई, जिससे उसको एंट्री हो पाएगी। जैसे अब ये मेरे पास क्या है? वायल है। इस वायल के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है? मेरे पास माइक्रोपिपेट है। ये क्या है?
माइक्रोपिपेट है। अब ये माइक्रोपिपेट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए को क्या कर सकता हूं मैं, इस वायल के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो सपोज कीजिए आप कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को मैंने कहाँ ले लिया, माइक्रोपिपेट में ले लिया। ये माइक्रोपिपेट की हेल्प से मैं कहाँ पर उसको इंजेक्ट कर रहा हूं, एक वायल के अंदर, एक ट्यूब के अंदर मैं इंजेक्ट कर रहा हूं। कहां पर कर रहा हूं उसको? एक ट्यूब के अंदर। इसको वायल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वायल बोल सकते हैं, या उसको ट्यूब बोल सकते हैं। वायल बोल दो या आप क्या बोल दो उसको, ट्यूब बोल दो। तो इस ट्यूब के अंदर मैंने आरडीएनए को, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो आप देखिए इस ट्यूब के अंदर दो चीजें हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या क्या है? इस ट्यूब के अंदर एक बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया भी है, मतलब सेल भी है, प्लस आरडीएनए भी है। क्या है? सेल भी है, आरडीएनए भी। तो आरडीएनए, आरडीएनए को आपने क्या किया, आरडीएनए इज एडेड इनटू द बैक्टीरियल कल्चर यूजिंग पिपेट। ये पिपेट था जिसकी हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इस पिपेट की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इस पिपेट की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इस पिपेट की हेल्प से मैंने क्या किया, इस वायल के अंदर जिसमें बैक्टीरिया थे उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब इस वायल को उठा के मैंने क्या किया, आइस में रखा। कहां पर रखा? आइस में रखा। आइस में रखने से उसकी मेम्ब्रेन, किसकी, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी रह गई, वो स्टेबल। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो आइस में रखने से क्या रही, स्टेबल रही, और स्टेबल से उसकी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी बनी रही। फिर देन मैंने उसको क्या किया, वाटर बाथ में रखा। ये क्या है मेरे पास, वाटर बाथ। ये वाटर बाथ में क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है, वाटर बाथ। ये वाटर बाथ क्या होता है, वाटर बाथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टेम्परेचर को सेट करके हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और सेल को हीट शॉक दे सकते हैं जिसके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक होने से क्या होगा, वहां पर वो डीएनए इंटर कर पाएगा और सेल के अंदर जाकर इंटीग्रेट हो पाएगा। फिर देन उसके बाद हमने कितना टेम्परेचर रखा, 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने फिर अगेन उसको कहां रखा, उसको देन अगेन हमने आइस में रखा। और आइस में रखने के बाद उसको नॉर्मल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बना दिया, ताकि सेल के अंदर जो डीएनए जा चुका है अब वो सेल वापस से रिपेयर हो जाएगी। और देन उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस टाइप की कंडीशन आएगी। कैसी कंडीशन आएगी कि अब जो हमारे पास सेल थी उसके अंदर क्या जा चुका है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की सेल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है, आरडीएनए। तो आरडीएनए उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या ले चुका है, एंट्री ले चुका है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई कि यहां पर क्या क्या स्टेप हुआ? तो हमने केटायन का यूज किया, फिर आइस में रखा, फिर वाटर बाथ हीट किया हमने। यहां पर वाटर बाथ का मतलब क्या हुआ, हीट किया इस टेम्परेचर पर, फिर आइस में रखा, और फिर देखा कि इस सेल के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया के अंदर क्या जा चुका है, आरडीएनए जा चुका है। मतलब ये बैक्टीरिया कैसी हो गई, कॉम्पिटेंट हो गई। कैसी हो गई, कॉम्पिटेंट हो गई। कॉम्पिटेंट सेल बन चुकी है, कॉम्पिटेंट सेल बन चुकी है, क्योंकि अब हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है। तो इसी को कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल सेल हैव हाइड्रोफोबिक। अब देख हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, अब इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल सेल जो होती है इसके पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होती है। हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, ये आपको पता है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरियल सेल के पास हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जो आरडीएनए होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। अब हाइड्रोफिलिक डीएनए है, हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इससे क्या होगा, नेकेड जो हमारा आरडीएनए है, जो हमारा आरडीएनए है वो क्या नहीं कर पाएगा, कैन नॉट पास थ्रू दी बैक्टीरियल सेल डायरेक्टली, बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। और आपको ये भी पता है कि चार्ज ऑन बोथ द सेल एंड डीएनए, डीएनए और सेल के बीच जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा चार्ज होता है, दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता है, जो ऑलरेडी मैं बता दिया। इसके कारण वो क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो रिपेल कर देंगे, और रिपेल करने
करने के कारण एक दूसरे को एंट्री नहीं पा पाएगी ईच अदर। ये बात आपको समझ में आ गई। सो आरडीएनए जो हमारा है इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा किसके अंदर, एक सुटेबल होस्ट के अंदर, तब जाके वो क्या कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो ये सुटेबल होस्ट कौन हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल सेल भी हो सकती है। सो ये रिड्यूस दिस रिपल्सन, जो एक सेल की मेम्ब्रेन जो कर रही थी वो आरडीएनए को क्या कर रही थी, दूर कर रही थी, रिपेल कर पा रही थी। रिपेल करने के कारण वो एंट्री नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। किसका ट्रीटमेंट देंगे, हम ट्रीटमेंट देंगे CaCl2 का, या बोल सकते हैं डाइवेलेंट केटायंस का। ये डाइवेलेंट केटायंस क्या करेंगे, ये डाइवेलेंट केटायंस करेंगे, परमेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे और आरडीएनए जो है उसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। तो कैल्शियम आयन क्या कर रहे हैं, कैल्शियम आयन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। किस चीज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव जो चार्ज है, किस पर चार्ज है, ये चार्ज किस पर है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। किसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मैं अगेन वापस राइट कर रहा हूं इसको, कैल्शियम आयन न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए। जो डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी एफिशिएंसी को, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कर देगी, टेकअप कर पाएगी। क्या कर लेगी, उसको टेक अप कर पाएगी, जिसके कारण वो क्या मिल जाएगा, उसको फॉरेन डीएनए को एंट्री मिल जाएगा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से एक इनडायरेक्ट मेथड में, जिसमें हमने वेक्टर का यूज किया, इसलिए इसको वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो आपको यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, इंक्यूबेट सेल ऑन आइस। हमने सेल को कहां पर रखा, आइस में रखा। तो आइस में रखने से क्या हुआ, उसकी आइस में रखने से जो मेम्ब्रेन है स्टेबिलिटी बनी रही, सेल की स्टेबिलिटी मेंटेन रही। लेकिन उसके बाद सेल को हमने क्या किया, गिवन ब्रीफ हीट शॉक दिया। क्या किया, हीट शॉक दिया। हीट शॉक कितने टेम्परेचर पर दिया, 42 डिग्री सेल्सियस का दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हीट शॉक देने से क्या हो गया, हीट शॉक देने से क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, हीट शॉक द सेल्स अगेन प्लेस ऑन हाइस। इसके बाद हमने आप कहां रखा, आइस में रखा, अगेन उसको आइस में रख दिया। आइस में रखने से क्या हुआ, तो दिस ट्रीटमेंट हेल्प द बैक्टीरियल सेल टू टेक अप। इसके मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण उसने क्या कर लिया, टेकअप कर लिया, किसको, इस फॉरेन डीएनए को, इस आरडीएनए को क्या कर लिया, टेकअप कर लिया। जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसने आसानी से उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो बिकॉज दिस ट्रीटमेंट बैक्टीरियल सेल बिकम, कैसी बन गई बैक्टीरियल सेल, इस ट्रीटमेंट देने से जो बैक्टीरिया आरडीएनए को ले नहीं पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, अब वो एक्सेप्ट करने लग गया। इसका मतलब बैक्टीरियल सेल कैसी बन गई, कॉम्पिटेंट सेल बन चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो सेल है वो कैसी हो गई, जो सेल है वो कैसी हो गई, अब वो क्या हो चुकी है, एबल हो चुकी है। क्या हो चुकी है, एबल हो चुकी है टू टेक अप दिस फॉरेन डीएनए, दैट इज आरडीएनए। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई कि किस तरह से हमने इनडायरेक्ट मतलब वेक्टर की हेल्प से एक सेल को, वेक्टर की हेल्प से आरडीएनए को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसको कैल्शियम का ट्रीटमेंट और हीट शॉक की हेल्प से क्या कर दिया, उसको परमेबल कर दिया, और वो आसानी से जाके इंटीग्रेट हो गया। तो दिस टेक्निक, आप किसकी बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड की। अब यहां पर इसको क्या कहते हैं, हम इसको वेक्टरलेस कहते हैं। क्या कहेंगे, वेक्टरलेस मेथड, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड। अब इसको वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड क्यों कहा, क्योंकि यहां पर वेक्टर का यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टेक्निक इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, यहां पर डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। विदाउट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट
विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर लाइक प्लाज्मिड और वायरस। हमने ना तो यहाँ किसी प्लाज्मिड का यूज किया है ना किसी वायरस का यूज किया है, फिर भी डीएनए सेल के अंदर चले गया नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी। कैसे गया? हमने फोर्सफुली सेल के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया। तो आप सपोज कीजिए ये क्या है, ये कोई सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अभी हमको पता था कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मान लो ये कोई मेरा क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है, और यहां पर क्या था, यहां पर हमारा ये आरडीएनए था। तो ये अभी सेल के अंदर ये हमारा आरडीएनए था वो इंटर नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक निडल ली, मैंने एक इंजेक्शन लिया, और इस इंजेक्शन में इसको क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन में मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो ये आप मान लिए ये क्या है, ये निडल है और निडल का ये पॉइंट है। तो मैंने एक इंजेक्शन में उसको लिया और डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसको डायरेक्टली कहां छोड़ दिया, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ दिया। तो यहां पर क्या इंजेक्शन का यूज हुआ? यस, इंजेक्शन का यूज किया। क्या इंजेक्शन ने वेक्टर का यूज काम किया? नहीं, यह इंजेक्शन जो है एक फिजिकल मेथड है जहां पर वेक्टर का यूटिलाइज हमने नहीं किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला कंसेप्ट हमने क्या किया, पहले कंसेप्ट ने हमने ये देखा कि इंजेक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ये क्या है, ये इंजेक्शन है, ये क्या है, इंजेक्शन है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये इंजेक्शन है, ये क्या है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन की हेल्प से बात की। दूसरी मेथड क्या हो सकता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में क्या कर दूं, होल कर दूं। क्या कर दूं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होल कर दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर दूं, होल कर दूं। इससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल हो जाएगा, तो जो हमारा डीएनए जो है वो आसानी से क्या कर पाएगा, एंट्री ले पाएगा। तो ये होल के अंदर से क्या कर जाएगा, डीएनए आसानी से इंटर कर पाएगा। तो ये क्या है, होल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टेम्पररी होल कर दिया, तो होल करने से भी सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए आसानी से चले जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है, अब विदाउट वेक्टर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पर जीन डायरेक्ट में आपको माइक्रो इंजेक्शन, छोटा इंजेक्शन होगा जिसकी हेल्प से डायरेक्टली आप इंटर कर सकते हैं, जो एनिमल के लिए यूज होता है। इसके अलावा जीन गन मेथड होती है, जीन गन मेथड को हम क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ये आपको अल्टरनेट नाम याद रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको यूटिलाइज करते हैं हम किसके लिए, प्लांट के लिए। और इसके अलावा क्या मेथड है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, जहां पर इलेक्ट्रिक पल्स का यूज करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देते हैं। यहां इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है बेटा, आपको याद रखना है इलेक्ट्रोपोरेशन है। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब करंट की हेल्प से पोर बनाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, और पोरेशन का मतलब होता है पोर, क्रिएट पोर। क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट पोर्स, होल बना रहे हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, डीएनए को इंटर करवा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम थोड़ा वन बाय वन समझते हैं। देखो माइक्रो इंजेक्शन, आप ये देख रहे हैं ये कोई मशीन है जिसमें इंजेक्शन क्या है, फिट है। तो ये उसकी क्या है, निडिल है। ये क्या है, निडिल है, ये निडिल है। यहां पर माइक्रोस्कोप अटैच है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे, हम सेल को विजुलाइज करेंगे। ये सेल है, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। और यहां पर ये क्या है, इंजेक्शन है, ये क्या है, इंजेक्शन है, या मैं बोल सकता हूं क्या है, वो निडिल है, वो क्या है, निडिल है। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, होल्डर है, ये क्या है, होल्डर है, जिसने सेल को क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। सेल को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। क्या कर रहा है, होल्ड। तो होल्डर ने होल्ड करके रखा है सेल को, और इंजेक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन में क्या भरा हुआ है, हमारा डीएनए भरा हुआ है। ये डीएनए के डायरेक्टली हमने सेल की मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये वहां जाके आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और इस तरह से डीएनए को इंजेक्ट कराने से क्या हो गया, डायरेक्टली वेक्टरलेस मेथड बन गए। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, माइक्रो इंजेक्शन इज अ डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, किसकी डायरेक्ट मेथड है, जीन ट्रांसफर की। तो माइक्रो इंजेक्शन इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली, फॉरेन डीएनए को आप क्या कर रहे हो,
डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो। फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इंजेक्टेड इनटू द nucleus of injected into the nucleus of एनिमल सेल। एनिमल सेल की न्यूक्लियस में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर रहे हो। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ गया? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल हम समझे तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या रहा होगा कि एक ये फिजिकल मेथड है। कैसी मेथड है? ये एक फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड है जिसमें हम आरडीएनए को क्या कर रहे हैं, आरडीएनए को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आरडीएनए को न्यूक्लियस या सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें कभी भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वेक्टर नॉट वेक्टर नो रिक्वायर्ड, वेक्टर नो रिक्वायर्ड, वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई वायरस की रिक्वायर्ड। तो इंजेक्टेड डीएनए डायरेक्टली क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेटेड। ये डीएनए जाएगा सेल के अंदर और डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा किसके जीनोम के साथ, होस्ट जीनोम के साथ। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपने इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली सेल के अंदर डीएनए डाला और डीएनए जाके सेल के जीनोम के साथ चिपक गया, अटैच हो गया और उसका प्रोटीन बन गया। तो यहां पर क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा और रेप्लिकेशन होगा और इस तरह से हमको नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएगी। इसके बाद आती है हमारे पास सेकंड मेथड जिसका नाम है जीन गन मेथड। जीन गन मेथड क्या होती है, आप देख रहे हैं जीन गन, जीन की बुलेट होगी और गन होगा। तो गन में हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी गन की बुलेट क्या करती है, गन की बुलेट वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ सेल की मेम्ब्रेन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो ये जीन गन है। ये क्या है, गन है। इसको क्या कहेंगे, जीन गन। अब जीन गन में क्या है, यहां पर जीन गन बारेल है, यहां से इंसर्ट किया जाता है, यहां से प्रेशराइज किया जाएगा, यहां से प्रेशर किया जाएगा। यहां पर क्या यूज होता है आपको याद रखना है। जीन गन में क्या होता है, यहां पर टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स यूज किया जाता है, मेटल पार्टिकल्स। यहां पर क्या यूज किया जाता है, मेटल पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। ये मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं गोल्ड के बनते हैं। किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं या टंगस्टन के बनते हैं। किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं या टंगस्टन के बनते हैं। याद रखना है ये गोल्ड या टंगस्टन के बनते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये गोल्ड पार्टिकल है, ये गोल्ड पार्टिकल है, ये क्या है, गोल्ड पार्टिकल है या टंगस्टन पार्टिकल है। जहां पर डीएनए को क्या कर दिया, ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को क्या कर दिया, उसके ऊपर, डीएनए के ऊपर कोट कर दिया, डीएनए को इस टंगस्टन के ऊपर क्या कर दिया, कोट कर दिया। तो ये प्लास्टिक डिस्क विद डीएनए कोटेड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स। और इस गोल्ड पार्टिकल को यहां से डेंसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया जाएगा, सेल पर बम्बार्डमेंट किया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, सेल पर हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन को पार करते हुए, सेल की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली फोर्स के साथ, जैसे आपको पता होगा कि नॉर्मली आप देखते हो कि गन की जो बुलेट होती है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के क्या हो जाती है, पार हो जाती है। तो वैसे वैसे गन की जो बुलेट होगी, इसकी गोल्डन पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और इस तरह से उस पर जो कोटेड जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहां तक की बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो जीन गन जो है वो कैसी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफर की, जिसमें क्या हो रहा है कि इन विच हाई वेलोसिटी मेटल पार्टिकल, हाई वेलोसिटी के साथ मेटल पार्टिकल आर अप्लाइड और आर सुट, ध्यान रखना है, अप्लाई किए जाते हैं ऑन द सेल और अप्लाइड किए जाते हैं सेल के ऊपर। तो जीन गन क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफर की, जिसमें हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स जो होते हैं, मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं, आर अप्लाइड और सूट ऑन दिस सेल एट हाई हाई स्पीड, या बोल सकते हैं हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड, हाई स्पीड, या आप वेलोसिटी का यूज कर सकते हो, वेलोसिटी का यूज कर सकते हो। हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी के साथ क्या होता है, इनको अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर हाई वेलोसिटी अगेन आपको लिखना है, हाई वेलोसिटी या स्पीड,
ये आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि हाई वेलोसिटी के साथ किया अप्लाई किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक। तो यहाँ तक का कंसेप्ट में आया। और इसका मेनली यूज किसके लिए होता है, प्लांट सेल के लिए होता है। क्यों होता है प्लांट सेल के लिए, क्योंकि यहां पर हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल टफ होती है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक हाई वेलोसिटी पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया जाता है, इसलिए इसको पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा जाता है, ये याद रखना है। पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा जाता है। डीएनए क्या किया जाता है, डीएनए को कोट किया जाता है, किस पर कोट किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक मेटल पर किया जाता है। ये किसके बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं या टंगस्टन के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए पार्टिकल ये क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी हाई स्पीड में होंगे, तो ये पेनिट्रेट कर देंगे सेल वाल को और सेल मेम्ब्रेन को, जिसके कारण डीएनए क्या होगा, डीएनए आसानी से साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, और साइटोप्लाज्म जाने के बाद वो न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, और न्यूक्लियस में जाकर वो क्या कर जाएगा, जीनोम के साथ एंट्री कर पाएगा, तो इंटर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई। तो कुल मिला के चाहे वो माइक्रो इंजेक्शन हो चाहे जीन गन मेथड हो, इनका दोनों का काम एक ही है कि कैसे भी जीन को, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना, ताकि वो क्या कर पाए, सेल के जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो पाए और अपना एक्सप्रेशन दे पाए। तो ये आपको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। चलिए अब थर्ड मेथड के बारे में देख रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहां पर करंट, और पोरेशन का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब होता है यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, होल की बात। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एक सेल है, सेल के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसी है, ये कंडीशन कैसी है कि अब ऐसी कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है, ये टारगेट सेल है, और यहां पर ग्रीन कलर से हमको जो दिख रहा है वो क्या है, प्लाज्मिड है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा आरडीएनए है। ये क्या है हमारा, आरडीएनए। और ये फॉरेन डीएनए हमारा, आरडीएनए मान लो फॉरेन डीएनए मान लो, एक ही बात है। तो ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए। तो इस फॉरेन डीएनए को मुझे सेल के अंदर इंटर करना है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई की, मैंने करंट अप्लाई करवाया। तो करंट अप्लाई करने से क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसकी हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, प्लस चार्ज एक जगह आ गए अंदर वाले, माइनस चार्ज बाहर वाले जो हैं वो एक तरफ आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, यहां पर छोटे छोटे क्या बन गए, पोर्स बन गए। छोटे छोटे क्या बन गए, पोर्स बन गए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स बन गए, और इन पोर्स की हेल्प से क्या होगा, इन पोर की हेल्प से क्या होगा, ये जो हमारा प्लाज्मिड था, ये हमारा जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड जो है आसानी से क्या कर पाया, ये इंटर कर पाएगा। तो ये प्लाज्मिड जो है आसानी से क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो ये प्लाज्मिड यहां से आसानी से क्या कर गया, इंटर कर गया, और ये प्लाज्मिड यहां से आसानी से इंटर कर गया। तो क्या आपको ये बात समझ में आई। और जैसे ही आपने पल्स को बंद किया तो आपका रिजल्ट क्या मिला आपको, कि आपकी सेल वापस से नॉर्मल हो गई, और आपका जो प्लाज्मिड अंदर जा चुका है अब वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट अप्लाई करने से, पल्स अप्लाई करने से एक टेम्पररी पोर्स क्रिएट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेम्पररी पोर्स। क्या कर दी हमने, तो टेम्पररी पोर्स बना दिए, और ये टेम्पररी पोर्स क्या कर रहे हैं, इस प्लाज्मिड को हेल्प कर रहे हैं ट्रांसफर करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए कैन नॉट इंटर ड्यू टू मेम्ब्रेन बैरियर। मेम्ब्रेन उस डीएनए को इंटर नहीं करने दे रहा था, इसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या हुआ, मेम्ब्रेन गेट टेम्पररी टेम्पररी क्या हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई। टेम्पररी क्या हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई। और क्या हो गया यहां पर, क्या हो गया, जो टेम्पररी पोर्स है, टेम्पररी जो पोर्स है उनका फॉर्मेशन हुआ। टेम्पररी जो पोर्स है, टेम्पररी जो पोर्स है उनका फॉर्मेशन हुआ। टेम्पररी पोर्स के फॉर्मेशन से क्या हुआ, टेम्पररी पोर्स के फॉर्मेशन से क्या हुआ, मेम्ब्रेन कैसी, जो जैसे आफ्टर द पल्स मेम्ब्रेन क्या हो गई, मेम्ब्रेन कैसी हो गई, अगेन मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अगेन जो कैसी हो गई, रीशेप में आ गई, आपने रिगेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए इंटर थ्रू दी पोर्स, डीएनए क्या हो गया, पोर्स के थ्रू से इंटर कर गया, और आफ्टर द पल्स मेम्ब्रेन रीगेन रीगेन
इट्स स्ट्रक्चर और देन डीएनए रिमेन इनसाइड द सेल। अब डीएनए कहाँ रह गया? सेल के अंदर इनसाइड रह गया, जिसके कारण अब वो सेल के अंदर कहा जाएगा, वो जीनोम में उसके साथ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा और इस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन दे पाएगा। तो कुल मिला के हमने तीनों मेथड के बारे में देख लिया। तो अब थोड़ा समझते हैं कि कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब एनसीईआरटी क्या बता रहा है। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये है कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम उसको एबल बना रहे हैं कि हमारा आरडीएनए चले जाए। तो देखिए, डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। और ये डायरेक्टली क्या पास नहीं कर सकता? किसको? सेल कैन नॉट पास सेल मेम्ब्रेन। वाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया, इन ऑर्डर टू फेस बैक्टीरिया टेक अप द प्लाज्मिड। और यदि फोर्सफुल आपने यदि किया, फोर्सफुल यदि आपने बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसफर करने की कोशिश की तो आसानी से उसको ले लेगा। तो मस्ट फर्स्ट मेड अप द कॉम्पिटेंट टेक अप द डीएनए। तो फोर्सफुली आप उसको क्या कर सकते हो? कॉम्पिटेंट बना सकते हो। मतलब जो डोर ओपन नहीं था, अब आप उसको ओपन आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? उसको आसानी से एंट्री करवा सकते हो। वो कौन है? डाइवेलेंट केटाइन या कैल्शियम आयंस थे, जिनकी हेल्प से हमने क्या कर दिया? उस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण वो इफिशिएंटली क्या हो चुकी है? सेल के अंदर आरडीएनए हमारा इंटर हो चुका है। और बैक्टीरियल थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमारा था वो आसानी से क्या हो चुका है? फोर्स इनटू द सच बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने माइक्रोपिपेट से क्या किया था? उस वायल के अंदर ऐड कर दिया। और फिर हमने क्या किया? उस वायल को आइस में रखा, फिर उसको क्या किया? 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट सोक दिया, फिर अगेन उसको कहां पर रखा? आइस में रखा, जिसके कारण बैक्टीरिया की सेल इनेबल हो गई टेक अप दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? इसके अलावा भी मेथड है, ये अभी तक वेक्टर मेडिटेड मेथड थी, इनडायरेक्ट मेथड थी। अब हमारे पास दिस इज नॉट अ ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द अलाइन डीएनए इनटू द होस्ट, केवल यही माध्यम नहीं, हमारे पास इसके अलावा डायरेक्ट मेथड भी होती है, जिनमें से एक माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से भी आप आरडीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो न्यूक्लियस के अंदर एनिमल सेल के। मतलब माइक्रो इंजेक्शन का यूज कहां पर करेंगे? एनिमल सेल के लिए करेंगे। अनदर सुटेबल फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए कौन सी मेथड होगी? प्लांट के लिए यहां पर एनसीईआरटी ने बम्बार्टमेंट मेथड बताया है, जिसमें हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल जिस गोल्ड या टंगस्टन के बनते हैं उनका यूज करते हैं, और डीएनए को कोड करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने टीआई आरआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था। वो वेक्टरलेस और वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर था। प्लांट के अंदर टीआई और आरआई का यूज करते हो वेक्टर के लिए, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, और डायरेक्ट ट्रांसफर इस तरह से होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये सेल के अंदर इंफेक्शन करेगा, और इस तरह जाके वो क्या करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाके सेल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएगा। तो आई होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और नए कंसेप्ट के साथ आप रिकॉम्बिनेंट टूल, रिकॉम्पिटेंट होस्ट की बातें को समझ पाए होंगे। तो चलिए नए लेक्चर में नए कंसेप्ट को समझेंगे। कल हम जो है एक बेहतरीन कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स होती है, उनको कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।